उनसे बदला लेने के लिए दीक्षा अपने पुराने आशिक मिंटी का सहारा लेने की कोशिश करती है, लेकिन मिंटी वरुण और उसकी हैसियत को पहले से जानता था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। वहीं वरुण के दुश्मनों में और इजाफा हो जाता है। देर रात अपने होटल के कमरे से निकलकर थोड़ी ही देर में दीक्षा शहर के ऐसे हिस्से में पहुंची जो रात के इस वक्त क्रिमिनल्स और गुंडों का अड्डा हुआ करता था, और वहां एक छोटे से बार में एंट्रेंस के पास पहुंचकर वहां खड़े गार्ड से प्यार से बोली, मिंटी अंदर है क्या? और मिंटी शब्द सुनते ही गार्ड ने हंसते हुए दीक्षा के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। मिंटी मुंबई का एक लोकल गुंडा था जिसकी इस एरिया में बहुत चलती थी, और दीक्षा उसे उन दिनों से जानती थी जब वो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी। मिंटी और दीक्षा की मुलाकात उन दिनों ही एक पार्टी में हुई थी, जिसके बाद से मिंटी को वो इतनी पसंद आ गई कि वो उसके पीछे ही पड़ गया। लेकिन दीक्षा ने उसे कभी एक सीढ़ी से ज्यादा कुछ नहीं समझा, इसीलिए उसका सहारा लेकर आगे बढ़ने के बाद उसे भूलने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। दीक्षा जानती थी कि आज भी मिंटी उसे भूली नहीं है, इसीलिए आज जब उसे वरुण को सबक सिखाने के लिए उसकी जरूरत थी तो वो फिर उसके पास आ पहुंची थी। दीक्षा जब लोगों से ठसाठस भरे उस पुराने बार में पहुंची तो उसने देखा कि हमेशा की तरह मिंटी अपनी जगह पर बैठा है, और उसके पास ही उसके कुछ चेले मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहनी कुछ लड़कियों के साथ बैठे हैं। बार में घुसने के बाद दीक्षा के लिए इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि वो जगह शराब की गंध से ज्यादा महक रही है या लोगों के पसीने से। फुल वॉल्यूम पर बज रहे किसी गली छाप गाने के बीच बार में खड़ी दीक्षा की अगर मजबूरी ना होती तो वो यहाँ कभी नहीं आती, और जब वो यहाँ आ गई थी तो बिना काम पूरा किए यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। बहुत हिम्मत करके दीक्षा ने अपना एक एक कदम बढ़ाना शुरू किया और मिंटी की तरफ चलने और उस तक पहुँचने के मुश्किल से 10 मीटर से भी कम के रास्ते में कितने आदमियों ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की वो नहीं बता सकती थी। मिंटी ने दीक्षा को दूर से ही अपनी तरफ आता हुआ देख लिया और वो अपने दोस्तों के बीच से उछलकर सीधे उसके सामने पहुंचा और हाफता हुआ खुश होकर बोला, अरे दीक्षा मैडम, आज आप इधर कैसे? रास्ता भूल गई क्या? बार में शोर बहुत ज्यादा था, इसीलिए मिंटी की ही तरह दीक्षा ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए उसके कान में कहा, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा हम कहीं और चलकर बात करें। दीक्षा के बस ये बोलने की देर थी और उसी वक्त मिंटी भागता हुआ बार काउंटर पर पहुंचा और वहां खड़े एक आदमी से एक चाबी और वाइन की एक बोतल लेकर वापस दीक्षा की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में मिंटी दीक्षा के साथ उस बार के टेरेस पर खड़ा था। टेरेस की खुली हवा में पहुंचने के बाद जैसे दीक्षा ने राहत की सांस ली और मिंटी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा, शहर के बड़े बड़े बार से मन भर गया था जो आज मुझसे मिलने चली आई? कहो क्या काम है तुम्हें? ये सुनने के बाद दीक्षा मिंटी के थोड़ा पास आई और उसके हाथ से वाइन की खाली हुई बोतल लेती हुई बोली, तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी काम की जरूरत नहीं है मिंटी। वो तो आज एक आदमी ने मेरी बेइज्जती कर दी, इसीलिए मुझे याद आ गया कि तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। ये कहने के बाद दीक्षा अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से 2 घूंट लेने के बाद उसे एक तरफ रख देती है और मिंटी के पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथ में लेती हुई कहती है, तुम दुनिया के बेस्ट आदमी हो जो मुझे मिले हो मिंटी। और फिर उसके चेहरे को किस करना शुरू कर देती है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि मिंटी को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि जरूर ये उन बहुत सारे सपनों में से एक है जो वो रोज रात को नींद में देखता है, जो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। मिंटी भी अब इस सपने में खोकर इसे जीना चाहता था, इसीलिए उसने भी अपना एक हाथ दीक्षा के सर के पीछे रखा और उसे अपने और करीब लाकर बदहवास होकर उसे चूमने लगा। दीक्षा का लगाया इंटरनेशनल परफ्यूम जैसे मिंटी को पागल कर रहा था और तभी उसने दीक्षा को अपनी गोद में उठाया और उसे किस करता हुआ छत के एक कोने में रखे पुराने सोफे के पास ले गया। मिंटी के सोफे पर बैठने के बाद भी दीक्षा उसके गोद में थी। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हुए पूरे जोश में थे कि तभी मिंटी ने अपनी तेज चलती सांसों के साथ धीरे से दीक्षा के कान में कहा, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में यहाँ मेरे साथ हो। ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ।
भले दीक्षा यहाँ मजबूरी में आई थी, लेकिन एक आदमी के हट्टे कट्टे शरीर को छूने, उसके बदन की खुशबू के इतने करीब आने के बाद वो भी अपना होश खोने लगी थी और उसे मिंटी का कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए उसने उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके कान को अपने दांतों से काटा, जिससे मिंटी एक मीठे दर्द से सिरहा उठा और उसके बाद दीक्षा ने उसके टी शर्ट को पकड़ एक बार में उतार कर टेरेस के एक कोने में फेंक दिया। दीक्षा आगे बढ़ना चाहती है, देखने के बाद मिंटी भी उसके ड्रेस की जिप खोलता है और देखते ही देखते दोनों के बीच में कपड़े की एक पतली दीवार भी नहीं रहती और वो दोनों एक दूसरे से लिपटे होते हैं। दीक्षा के होठ अभी तक मिंटी के पूरे बदन का सफर तय कर चुके थे और दीक्षा के कंधे और छाती पर जमे खून के निशान मिंटी की एक्साइटमेंट दिखा रहे थे। और इस वक्त दीक्षा के दोनों हाथ सोफे पर एक तरफ पकड़े हुए मिंटी जोश की लहरों पर सवार था। थोड़ी देर में दीक्षा की आहें बंद हो जाती हैं और वो मुस्कुराती हुई पसीने से तर सोफे पर लेटी होती है। वही मिंटी उसके पास सोफे से टिककर जमीन पर बैठा अपनी पास ही पड़ी जीन से एक सिगरेट निकालकर उसे जलाता है। दीक्षा ने बहुत दिनों में खुद को इतना खुश और अच्छा महसूस किया था, लेकिन वो जानती थी कि मिंटी एक गुंडे से ज्यादा कुछ नहीं है और वो जिस जिंदगी को जीना चाहती है वो उसे नहीं दे सकता। दीक्षा जब तक ये सोच रही होती है, मिंटी अपने सिगरेट से एक कश खींचता हुआ उससे पूछता है, वो आदमी कौन है जिसकी तुम बात कर रही थी, जिसने तुम्हारी बेइज्जती की थी? दीक्षा कब से मिंटी के इस सवाल का इंतजार कर रही थी और बस एक इस सवाल तक पहुंचने के लिए रात के अंधेरे में एक पुराने सोफे पर उसके साथ पड़ी हुई थी। दीक्षा ने पहले थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया और फिर बोली, वरुण सिंघानिया शायद उसका पूरा नाम है, और उसने सिर्फ मेरी बेइज्जती ही नहीं की बल्कि जिस फिल्म में मैं काम कर रही थी उससे भी निकलवा दिया। वरुण सिंघानिया नाम सुनते ही जैसे मिंटी को कुछ याद आता है और वो अपने सिगरेट का एक और कश खींचता हुआ कहता है, वरुण सिंघानिया, ये नाम सुना हुआ क्यों लग रहा है मुझे? अभी आजकल में ही मेरी बात हो रही थी किसी से इस बारे में। ये सोचते हुए मिंटी अपनी आंखें बंद कर लेता है और याद करने की कोशिश करता है। तब तक दीक्षा मिंटी को अपनी चाल में आता देखकर उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरती हुई कहती है, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैंने आज उसके बारे में पहली बार ही सुना है और पता नहीं वो खुद को समझता क्या है, जैसे शहर में उसके बाप का राज चलता हो। जब तक दीक्षा ये बोल रही होती है, मिंटी को जैसे याद आ जाता है कि उसने वरुण का जिक्र कहाँ सुना था और वो अपने दोनों होठों के बीच अपनी सिगरेट रखकर अपनी पैंट पहनता हुआ कहता है, जब उसका बाप जिंदा था तो इस शहर में उसका राज चलता था और अब जब वो नहीं है तो वरुण सिंघानिया का राज चलता है। मुझे तुम्हारे फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना है, तुम अपनी प्रॉब्लम को लेकर गलत इंसान के पास आ गई हो। मिंटी की बात सुनकर दीक्षा दंग रह जाती है और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि वरुण ऐसी भी क्या बड़ी तोप है जिसके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता था। तब तक वो देखती है कि मिंटी अपनी टी शर्ट कंधे पर रखता हुआ वाइन की बोतल उठाता है और वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर दीक्षा चीखती हुई कहती है, मिंटी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम वरुण से मेरा बदला लो, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। ये सब करना तो बहुत दूर की बात है मिंटी, वापस आओ। लेकिन मिंटी चाहे दीक्षा को जितना पसंद करता हो, उसके लिए अपनी जान नहीं दे सकता था। इसीलिए बिना पीछे मुड़े अपने सिगरेट के कश खींचता हुआ वहां से चला गया और दीक्षा अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मिंटी को वो दिन याद आता है जब उसकी कनक और धनक से फोन पर बात हुई थी। कनक और धनक भी इसी एरिया से निकले थे और आज वरुण के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे और मिंटी उन्हें अपने आइडियल के साथ ही बड़ा भाई भी मानता था। पिछली बार जब मिंटी की उन दोनों से बात हुई थी तो वो दोनों उससे कास्टवेल एजेंसी के बारे में पूछ रहे थे और ये जानना चाहते थे कि क्या वो उस एजेंसी में किसी को जानता है। मिंटी ने उस वक्त कहा था कि वो पता करके बताएगा, लेकिन जब तक वो कनक और धनक को दोबारा कॉल करता उनका काम हो चुका था। मिंटी ने वरुण सिंघानिया का नाम कनक और धनक से ही सुना था और वो ये जानता था कि वो दोनों वरुण को भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे में उसका वरुण के खिलाफ कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता था। मिंटी एक वफादार आदमी था, भले गलत लड़की से प्यार कर बैठा था। मिंटी के टेरेस से जाने के बाद दीक्षा भी अपनी जगह से उठी
और यहाँ वहाँ पड़े अपने कपड़े और सैंडल्स उठाकर पहनने लगी। दीक्षा इस वक्त बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसके अंदर वरुण से बदले की आग भभक रही थी। लेकिन मिंटी के मना करने के बाद उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इसीलिए उसने उस बार से निकलने से पहले खुद से कहा, आज नहीं तो कल मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी वरुण। बस तब तक तो मना लो जितनी खुशियां मनानी है। डिम्पल की फिल्म का शूट बंद होने के बाद कुछ दिन गुजरते हैं और उसके साथ वरुण की लाइफ पहले जैसी हो जाती है। डिम्पल को पता था कि हो ना हो दीक्षा को फिल्म से निकलवाने और शूटिंग रुकवाने के पीछे वरुण का ही हाथ है, लेकिन इस बारे में उसने वरुण से कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वहीं वरुण को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी कि एक तीर से उसने 2 निशाने लगाए हैं। जहां दीक्षा को फिल्म से निकलवा कर उसने डिम्पल को आगे किसी मुसीबत में फंसने से बचा लिया, वहीं उसके जाने से शूट भी पोस्टपोन हो गया और वो डिम्पल के साथ वापस अपनी कॉलेज लाइफ में आ गया। लेकिन कॉलेज की अपनी अलग मुसीबतें थी। बहुत जल्द सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार वरुण कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ही उसके साथ इतनी सारी चीजें हो गई थी कि वो ना ठीक से क्लासेस ही अटेंड कर पाया और ना ही खुद अपने मन से कुछ पढ़ पाया था। ऊपर से डिम्पल के साथ रहकर पढ़ाई पर ध्यान लगा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वरुण और डिम्पल ने डिसाइड किया था कि वो दोनों साथ में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे और आज उनकी पढ़ाई का पहला दिन था। वरुण डिम्पल से पहले अपनी बुक्स और कैंटीन से सैंडविचेस का एक बॉक्स लेकर लाइब्रेरी पहुंच गया था और वहां एक जगह पर अपना सामान रखकर 2 सीट्स बुक करने के बाद डिम्पल को देखने के लिए लाइब्रेरी के बाहर चला गया। लेकिन जब डिम्पल को आने में काफी देर होने लगी तो वो वापस अपनी जगह पर बैठने के लिए आया तो वहां अपनी किताबें और सैंडविचेस को जमीन पर पड़ा देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। कौन है वरुण के दुश्मनों की लिस्ट में ये नया आदमी? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड।